पिछले क्लास में क्या देख रहे थे स्टूडेंट? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें लास्ट रिजल्ट क्या आया था? ए आया था नहीं? चलिए, तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है या और क्या डिफरेंट हो सकता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सर चार्ज सेम रहेगा। अगर चार्ज डालेंगे तो सारे कैपेसिटर पे चार्ज सेम दिखेगा। ये सब पॉइंट लिखवा दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोला कीजिए भाई, वेट मत कीजिएगा किसी का। क्या ये मैंने पॉइंट लिखवा दिया था, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन? ओके। तो सी इक्विवेलेंट कितना रहेगा जरा बताइए तो सी इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखेगा? 1/2 अब प्लस 1/4, हाउ मच? यही है ना वैल्यू? आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा ही मैं रेडियो एक्टिविटी में एक रिड्यूस मास का जिक्र करूंगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम कैपेसिटी का रेसिस्टर होता है उससे भी कम वैल्यू का हो जाता है, राइट? इसका मतलब है कि मेरे पास अगर बहुत सारा कैपेसिटर है और उसका कॉम्बिनेशन बनाना है, बट उसमें कैपेसिटेंस सबसे कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर 2 माइक्रोफराडे का है, ऐसे भी कम का चाहिए, उसको किस में ऐड करना चाहिए? उसको सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is less than lowest of present in the combination। समझ गए? लिख लीजिए।
इसका मतलब सी इक्विवेलेंट इन दोनों में जो सबसे कम है उससे भी कम है 1.33 माइक्रोफैराड। इज इट राइट? ओके, एक क्वालिटी होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। देखिए, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, if Q and minus Q, if capital Q and minus Q placed on point A and B, then find out potential difference between D and A. Then find out potential difference between D and A. Correct? ठीक है ना एवरीवन? चलिए, इफ कैपिटल Q, मतलब इस पे Q दे रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना है, एंड माइनस Q पुट इट ऑन पॉइंट A and B, then what is the potential difference between point D and point E? ओके? और आप ये सोच के चलिए कि अभी आप कुछ भी नहीं जानते हैं, जो आपको सिखाया गया है, क्या अभी आप इस पोजीशन पे आज के क्लास में, पहले से जो स्कूल वगैरह पढ़े उसको छोड़ दीजिए, क्या आप अभी आप श्योर हैं कि ए और ए सीरीज में है? क्योंकि बीच में एक जंक्शन हो गया ना, ब्रांच हो गया, राइट? हो सकता है कि यहाँ का चार्ज कुछ यहाँ भी आ जाए, करेक्ट? जब तक आपको नहीं पता है उस केस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ का चार्ज कुछ यहाँ जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो चार्ज सेम होना चाहिए, बट जब ब्रांच हो गया तो आप श्योर नहीं हैं, और जहाँ पे आप श्योर नहीं रहेंगे वहाँ पे कैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या तरीका सिखाया था? सीरीज और पैरेलल का तो फार्मूला आ गया कि सीरीज और पैरेलल रहेगा तो अब आपका लाइफ आसान रहेगा, 1 सेकंड में कर लीजिएगा काम। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था कि हम लोग एक काम कर रहे थे Q, और इस पर कितना Q माइनस Q। इज इट राइट? तो यहाँ पे Q जिसको बोलते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे Q, तो यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे मान लेते हैं Q1, तो यहाँ पे कितना रहेगा भाई? इन तीनों को मिलाकर 0 होगा, राइट? तो यहाँ पे बोलना है, क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? Q माइनस Q1, तो यहाँ पे कितना रहेगा? माइनस Q माइनस Q1, राइट?
यहाँ पे कितना रहेगा माइनस क्यू वन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन तीनों को मिलाकर 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा माइनस क्यू, राइट। नहीं तो एक काम कीजिए, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इसको Q1 कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको Q2 कर देते हैं, Q1 Q2 थोड़ा ठीक रहेगा, तो हो जाएगा Q1 और माइनस Q2, ये हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा माइनस Q2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्लेट पे इन तीनों को मिलाकर 0, बोले Q माइनस Q1 अब प्लस Q2। अब देखिए तो इस प्लेट, तो इस पे कितना रहेगा, इस प्लेट पे, इस प्लेट पे रहेगा सर माइनस Q1 अब प्लस Q2, और इस प्लेट और इस प्लेट का जोड़कर देखिए तो क्या माइनस Q आता है, यही तो मेन था ना हम लोग का, करेक्ट। चलिए अब हम लोग के पास दो लूप है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पॉइंट सी से चलकर पॉइंट सी तक आना है, यही तरीका था। और क्यू, कैपिटल क्यू को नोन मानेंगे, इसको ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, और कैपिटल क्यू को नोन भी मान लेते हैं, जिस जो चार्ज देते हैं उसको नोन मान के काम करना है। तो इन लूप फर्स्ट VC माइनस VC इक्वल टू 0, इज इट राइट। तो क्या VC माइनस VC के लिए लिख सकते हैं VC माइनस VD अब प्लस VD माइनस VE अब प्लस VE माइनस VF, और F पे पहुंचने का मतलब C पे पहुंच गए। क्या बोल सकते हैं F पे पहुंचने का मतलब सर मैं पोटेंशियल बाई C पे ही हूँ, ऐसा नहीं कि आप अब C को खोजना स्टार्ट कर दीजिए। VC और VF सेम है, राइट। VC माइनस VD के लिए कितना लिखिएगा सर, Q1 बाई 1, करेक्ट, Q1 बाई 1, अब प्लस VD माइनस V के लिए कितना लिखिएगा, जल्दी से बोलना है विदाउट वेस्टिंग टाइम, 1, और VE माइनस VF कितना लिखना है, नहीं भाई माइनस, इस प्लेट पे जो चार्ज रहेगा यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, याद है, यहाँ से यहाँ आते तो लिखते हैं Q माइनस Q1, तब यहाँ से यहाँ गए तो क्या लिखेंगे माइनस Q बाई 2, राइट। एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद बताइए 2Q1 प्लस 2Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 0 हो गया। कितना लिखे हैं एवरीवन, तो माइनस माइनस प्लस ना, 3Q1 अब प्लस 2Q2 इक्वल टू Q, एक इक्वेशन तो बन गया। चलिए अब यहाँ तक आइए, जल्दी से आइएगा, यहाँ तक समझ में किसी को प्रॉब्लम, एनीवन। एक डायग्राम का मुझे रिक्वायरमेंट होगा, बाद में इसको फ्रेश डायग्राम बना दूंगा। यहाँ पे हटाएं, ओके।
इन लूप सेकेंड। चलिए लूप सेकेंड में वी डी माइनस वी डी इक्वल टू 0, वी डी माइनस वी जी वी जी माइनस वी एच माइनस वी ई। देखिए भाई सब लोग मेंटली स्ट्रांग रहिए। स्कूल वाला दौड़ाना स्टार्ट करेगा तो दौड़िए, बट फ्रस्ट्रेट मत होइए। टर्म 1 और टर्म 2 ही आपका सर्टिफिकेट में आएगा। सब कुछ सही है, बट आदमी एक टाइम सब कुछ सही तरीके से ही तो कवर करेगा। वी जी और माइनस वी एच को क्या जीरो बोल दें? वी एच माइनस वी को क्या बोल दें सर? माइनस क्यू माइनस क्यू वन अब प्लस क्यू टू और डिवाइड बाई कितना 4 ना, अब प्लस माइनस क्यू टू बाई 1। देखिए तो मैंने इक्वेशन थोड़ा देखते रहिएगा क्योंकि बोर्ड पे रहता हूँ ना तो थोड़ा सा कहीं कभी छूट जाता है। देखिए तो मैंने सही लिखा। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना लीजिएगा? 4। तो 4 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस क्यू टू अब माइनस क्यू अब प्लस Q1 अब माइनस Q2 अब माइनस 4Q2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। देखिए तो सही है। एलसीएम लेने के बाद एक साथ मैंने तीनों का कर दिया। 2Q1 माइनस 2Q2 माइनस Q प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस 4Q2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए Q1 को एक साथ कीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एवरीवन सर 3Q1 इज इट राइट? अब Q2 और Q2 को एक साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2Q2 माइनस Q2 और माइनस 4Q2 हाउ मच? माइनस 7Q2 इक्वल टू कैपिटल Q इज इट राइट? ये है इक्वेशन सेकेंड। मतलब मैंने बिल्कुल फंडामेंटल तरीका अपनाया, जो तरीका मैं आपको सिखाया था कि जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ऐसे ही बढ़ते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। शायद यही सिखाया था राइट? अभी भी मैं इसी वे में एकदम बिल्कुल, मतलब ये तो फेल करेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये तो उस टाइम पे काम आता है जहाँ पे सीरीज और पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया ही नहीं था, अतः आपको मैं इससे निकालने के लिए सिखा रहा था। और ये इसी तरीका से मैंने सीरीज और पैरेलल का फार्मूला भी डिराइव किया राइट? मतलब दिस इज द मेन थ्योरी राइट? मतलब ये मेन हम लोग को मेथड था कैपेसिटेंस में। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके मुझे Q1 Q2 का वैल्यू बताएं। डू इट फास्ट। वेरी गुड। नहीं भाई Q1 इक्वल Q2 इक्वल टू 0 आया होगा, जरा ठीक से सॉल्व कीजिए तो, जरा सही से सॉल्व कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सही से सॉल्व कीजिएगा तो Q2 0 आना चाहिए। यस 0 आना भी चाहिए, पहले से मुझे पता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड Q2 इक्वल टू 0। अब Q2 जब 0 हो जाएगा तो Q1 इक्वल टू कैपिटल Q इज इट राइट? अब बोलते रहिए हाँ ना, आपके सामने इक्वेशन है। कैसे कैपिटल Q बाई 3 आएगा भाई? अच्छा Q1
कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इसका मतलब देखिए तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कितना था 2, नहीं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। कहाँ पे गड़बड़ हुआ है देखिए तो, फर्स्ट वाली क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर रही है। यहाँ पे कुछ और था क्या? कहीं पे कुछ छूट गया। हाँ नहीं नहीं, अभी भी ठीक है, अभी ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सही है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या था 2 था क्या? सब लोग देखिए भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ तो ठीक है, तो Q1 = Q/3 आ गया, प्रॉब्लम क्या है? सही है, ठीक है ना? चलिए यहाँ तक हटाएं। चलिए अब ध्यान से सर्किट को ध्यान से देखिएगा। ये है A, ये है B, और ये था C1, C2, C3, C4 और C5। इस पे चार्ज कितना था Q1 ना, और अब इस पे चार्ज कितना था Q2, बट Q2 तो 0 है, राइट? इस पे चार्ज आया नहीं आया है, Q2 0 आया है मेरा वैल्यू। तो अब इस पे भी चार्ज कितना नज़र आएगा? फर्स्ट सर Q1 ही नज़र आएगा, और इस पे भी आपको -Q1 नज़र आएगा, ये राइट? और इस पे चार्ज कितना था Q - Q1, तो यहाँ पे कितना रहेगा Q - Q1। अब इस पे चार्ज था सर आपका Q - Q1 + Q2, बट Q2 तो 0 ना। चलिए, और यहाँ पे था D, यहाँ पे Q दिए हैं और यहाँ पे -Q दिए हैं। A था D, A था A। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट VD - VE आप क्या लिखिएगा? तो सर VD - V तो हम लोग लिखते Q2/C5, एग्री? बोलते रहिएगा, यही लिखते हैं ना Q2/C5। ओके, इसका और Q2 हो गया 0, मतलब ये वैल्यू 0, मतलब VD - VE = 0, मतलब VD = VE। इज इट राइट? मतलब एक करंट में भी आएगा, मतलब ए पॉइंट और ए पॉइंट सेम पोटेंशियल का पॉइंट है, करेक्ट? इक्वी पोटेंशियल का पॉइंट हो गया, ए सेम पोटेंशियल का पॉइंट हो गया। तो बताइए, इसका पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कंडक्टिंग वायर से जोड़ने से यहाँ का चार्ज यहाँ या यहाँ का चार्ज यहाँ जा पाएगा? चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हायर से लोअर, नहीं तो लोअर से हायर, यह होगा। और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तो आप कंडक्टिंग वायर से जोड़ भी देंगे तो क्या चार्ज यहाँ इस तरफ जो चार्ज है वो इस तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो आपका कैपेसिटर है ये आपका काम का कैपेसिटर रहा या यूजलेस कैपेसिटर हो गया? सर्किट में आप एक कैपेसिटर एक डाल दिए C5 और आप यहाँ पे चार्ज डाल रहे हैं, और कैपेसिटर का काम था चार्ज को होल्ड करके रखना, बट उस सारे कॉम्बिनेशन में एक ऐसा कैपेसिटर जिस पे चार्ज जा ही नहीं पा रहा है, तो उस कैपेसिटर का वहाँ पे क्या रोल है? सर नो कंट्रीब्यूशन, यूजलेस, इज इट राइट?
इसका मतलब है कि इसका कैपेसिटेंस अगर 2022 भी कर दें माइक्रोफैराडे, आपका एग्जाम का ईयर भी डाल दें, तब भी ये यूजलेस है। करेक्ट ना? कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर भी डाल देंगे तो क्या डिफ्लेक्शन दिखाएगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब दिखाता है? जब उसके थ्रू चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो होगा, मतलब देयर इज नॉट डिफ्लेक्शन। इज इट राइट? ओके, अब यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब C5 को क्या बोल सकते हैं? यूजलेस कैपेसिटर। क्या प्रॉब्लम है बोलने में? इसका कोई काम, अब जिसका कोई काम है ही नहीं तो उसको वहां से हटा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? तो देखिए, ये चाहता तो इसको मैं 2 मिनट में डील कर देता, क्योंकि सब लोग वी आर वेरी मच फेमिलियर विथ एक ब्रिज है जिसको नाम दिया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। राइट? बैलेंस सर्किट। करेक्ट? बट आज के बाद इसको बिल्कुल न्यूमेरिकली मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों होता है कि वो काम का नहीं रहता है। ऐसा यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि किसी भी सर्किट में कैपेसिटर दिए हुए हैं और कहीं पे चार्ज डाले हैं 2 पॉइंट के बीच में, और उस पर चार्ज अगर जा ही नहीं पा रहा है, जो कि कैपेसिटर का प्रॉपर्टी था चार्ज को रखना, वही उसका क्वालिटी था। और जो क्वालिटी था तो सब पे चार्ज गया और उस पर नहीं गया है, मतलब वहाँ पे रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस कैपेसिटर में चार्ज नहीं जा रहा है, चार्ज 0 है, तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इज राइट? अब देखिए, अगर मुझे इस केस में अगर अब क्वेश्चन सेट करना रहता, अब तब मैं आपसे पूछता C1 और C3 सीरीज में या पैरेलल में? ओके, और C1 और C2? तो केस फर्स्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, भरोसा रख के पढ़िए स्टूडेंट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस आ जाएगा सब्जेक्ट में, एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैं तो यही बोलूँगा। अब बाकी लोग जो दौड़ लगा रहे हैं तो दौड़ने दीजिए, उसका वैसा दौड़ का काम हम लोग भी कर रहे हैं। बट जो टॉपिक मुझे दिली ख्वाहिश है कि मैं ही पढ़ा कर आपको उसमें कॉन्सेप्ट दूँ जहाँ से मार्क्स ज़्यादा आने का चांस है, नहीं तो लास्ट में फिर आप बोलते रह जाइए कि सर आप ही पढ़ा दीजिए। अब देखिए, मैंने नहीं, कोई नया हेडिंग नहीं है, अभी इस पे काम कर रहे हैं, केस फर्स्ट इसी का। मैंने यहाँ पे C1, C2 और C3, C4, मैंने C5 को हटा दिया। ए पॉइंट आपका D था, ए पॉइंट E था, ए पॉइंट F था, ए पॉइंट G था ना, ए पॉइंट H था। कोई प्रॉब्लम? किसी को तकलीफ कि हाँ सर आपने D और E के बीच का कैपेसिटर क्यों हटा दिए? प्रॉपर वहाँ पे लिख कर हटाया। यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। राइट? उस पर चार्ज ही नहीं है, तो उसको रखे या नहीं रखे कोई फ़र्क पड़ेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे? वैसा बीच में कैपेसिटर जो यूजलेस है, उसमें इसमें काम में आ ही नहीं रहा है, चार्ज नहीं जा रहा है, तो उसका वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। इज इट राइट? अब बताइए, ये सीरीज में है या नहीं है? तो सर बिल्कुल है। Q1 माइनस Q1 माइनस Q1, बिल्कुल इसके कैपेसिटर में चार्ज सेम है। राइट? जो चार्ज यहाँ पे जो कैपेसिटर का क्वालिटी होना चाहिए तो वही क्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इफ़ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज तो हर कैपेसिटर में सेम चार्ज दिखेगा। राइट? तो C1 और C3 यहाँ पे सीरीज में हो गया। इज इट राइट? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना चार्ज था? Q माइनस Q1, और यहाँ पे कितना था स्टूडेंट? Q माइनस Q1, और यहाँ पे कितना था? Q माइनस Q1। यहाँ पे भी कितना था? Q माइनस Q1।
तो क्या नीचे वाला भी कैपेसिटर, नीचे वाला जो एलिमेंट है, ब्रांच है, उसमें भी तो दोनों कैपेसिटर में चार्ज सेम है, तो ए भी आपस में सीरीज में और ए भी आपस में सीरीज में, करेक्ट। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या, सीरीज का तो अभी फार्मूला पढ़ाए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के बताइएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा, C1C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C3, इज इट राइट। इन दोनों का इक्विवेलेंट बताइए वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं, 3 माइक्रो, आप लोग यही किए ना, 1 इंटू 3 डिवाइड बाई, सॉरी 1 इंटू 2, 3 माइक्रो फैराड है। C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यही आएगा ना इन दोनों का। तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, 2/3 आना चाहिए, राइट। तो ऊपर वाले दोनों के बदले, इन दोनों के बदले मैं 2/3 कर दिया, राइट। और इन दोनों का इक्विवेलेंट, डू इट फास्ट। इन दोनों के बदले क्या होगा, 4/3, यस। तो एक किसके बदले लिख दिए, इन दोनों के बदले, और एक किसके बदले लिख दिए, इन दोनों के बदले, इज इट राइट। अब बताइए ये दोनों किस में नजर आता है, सर दिस इज द क्वालिटी ऑफ पैरेलल, दिस इज द पैरेलल, राइट। तो 2/3 और 4/3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्टली दोनों को जोड़ देना है, 2/3 प्लस 4/3, हाउ मच, यस, फाइनल आंसर इज 2 माइक्रोफैराड, करेक्ट है एवरीवन। चलिए यहां तक आइए। एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इस सर्किट को देखने का, इस सर्किट को देखने का पहला पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। पॉइंट ऑफ व्यू, इसी सर्किट को देखने का सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, इस ये तो यूजलेस ही है, इसका तो अब ख्याल ही नहीं रखना, इसको हटा दिए, राइट। स्टूडेंट, डी और ई को, C5 को हटाकर क्या डी और ई को कंडक्टिंग वायर से जोड़ सकते हैं, तो सर क्यों जोड़ सकते हैं, तो नहीं भी जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, डी और ई का तो पोटेंशियल सेम है, राइट। डी और ई का पोटेंशियल सेम है, तो क्या इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे C5 को हटाकर, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई गड़बड़ाएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं सर होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर, दोनों पहले से ही, दोनों का पोटेंशियल, इसका इक्वी पोटेंशियल है, राइट। ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम इसका यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी टाइम देकर सीख लेते हैं। इसका मतलब है सर इसको अगर हटाकर इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, जस्ट अपना लाइफ को आसान करने के लिए, थोड़ा फास्ट होने के लिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे आंसर पे, बजाय डी और ई सेम पोटेंशियल पे है, तो इसको हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि इफ बोथ आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, देन देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर या हेयर टू हेयर, बिकॉज चार्ज का फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, करेक्ट। लेकिन हम लोग का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या चेंज हुआ कि अब C1 और C2 पैरेलल में नजर आने लगा, राइट।
क्योंकि C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दो कैपेसिटर को पैरेलल में तब बोलते हैं जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो VC माइनस VD या VF माइनस VE अलग वैल्यू आएगा या सेम वैल्यू रहेगा? जब बताए तो सर सेम ही वैल्यू रहेगा। C और F सेम पोटेंशियल पे है, D और E सेम पोटेंशियल पे है। तो वैसा दो कोई भी कैपेसिटर्स जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो और उसका पॉजिटिव प्लेट कॉमन पोटेंशियल पे और निगेटिव प्लेट भी कॉमन पोटेंशियल पे, इज इट राइट? इसका मतलब C1 C2 पैरेलल में और C3 C4 भी पैरेलल में, राइट? कर सकते हैं। आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, यहाँ तक किसी को समझ में आया तो हाँ बोलिएगा, और यहाँ इसके बाद आगे बढ़ूँगा। पिछले क्लास में पढ़ाए थे पैरेलल का पहचानने का तरीका। क्या उसके अकॉर्डिंग क्या इन दोनों को पैरेलल में बोल सकते हैं एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद? कोई भी दो कैपेसिटर पैरेलल में कब होता है? रिवीजन कीजिए राहुल। पहला पॉइंट लिखवाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा दोनों के क्रॉस, करेक्ट? तो सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद क्या बताया था? इसका पॉजिटिव प्लेट कॉमन पोटेंशियल पे था। ये प्लेट और ये प्लेट क्या कॉमन पोटेंशियल पे है दोनों कैपेसिटर का? और निगेटिव प्लेट का भी कॉमन पोटेंशियल पे है। इसका पोटेंशियल VD तो इसका पोटेंशियल V और VD और V इक्वल है, करेक्ट? यस। इसका मतलब A और A पैरेलल में है। क्या A और A पैरेलल में है? यस। और इसी चीज़ को रोशन कुमार ज्वाइन किए हुए हो? ध्यान से समझते रहना, जैसे जैसे तोड़ कर समझा रहे हैं। देखिए तो इस वायर को ऐसे तोड़ ऐसे दिखा सकते हैं। इसी वायर को कोई एक वायर है ना ऐसे फैला हुआ, यहाँ देखिए ऐसे वायर, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या पोटेंशियल वाइज? ये बीच वाला जो वायर है, यहाँ देखिए ये बीच वाले वायर, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। कोई फर्क क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? यहाँ देखिए ए प्लेट ए प्लेट ए प्लेट और ए प्लेट, जिस चार प्लेट पे मैंने टिक लगाया वो डिफरेंट पोटेंशियल का है या सारे का पोटेंशियल सेम है? यस, कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टेट, राइट? चार्ज जब रेस्ट में रहता है और कंडक्टर, तो ये चारों 1 2 3 4 ये सब एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो इन चारों का एक ही पोटेंशियल है। तो उसको अब ऐसे दिखाएं जिसको वहाँ पे मैं दिखाया था, या ऐसे दिखाएं वायर का कोई भी शेप बनाकर, क्या फ़र्क पड़ेगा? बात तो एक ही है भाई। लाकर इसको वायर को जोड़ दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फिर ऐसा नज़र आएगा। लेकिन उससे थोड़ा आपको समझने में आसानी ये होगा कि अब ये आपका क्या हो गया पैरेलल में, ये आपका क्या हो गया पैरेलल में। बट इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा और इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा, ये दोनों सीरीज में नज़र आएगा, हाँ या ना? तो यस, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना पैरेलल मानते हुए? 3। ये 1 था या 2 था, करेक्ट ना? तो इन C1 C2 का इक्विवेलेंट हाउ मच? रिप्लाई कीजिए भाई। 3। और 2 और 4 का इक्विवेलेंट? यस 6। एकदम 1 बाई 1 स्टेप में तोड़कर दिखा रहे हैं। तो ये हो गया 3 माइक्रोफैराडे और ये हो गया 6 माइक्रोफैराडे, इज इट राइट?
और ए आपस में क्या है, सीरीज में। तो देखिए तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, यस 2 माइक्रोफराडे। फाइनल आंसर इज व्हाट। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर जो आया और सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर, डिफरेंट आंसर आया या सेम आंसर आया, सेम आंसर आ गया है। तो भैया इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, ये ऐसे दे दिया जाता और तब पूछा C1 एंड C3 इन पैरेलल या सीरीज, तो सीरीज। C1 एंड C2 पैरेलल और सीरीज, तो आप तो C5 को देखते रहते तो आपको थोड़ा घबराहट होते रहता, बट इस केस में C1 एंड C3 सीरीज में है, एट दैट सेम टाइम C1 और C2 पैरेलल में है। ये इसके साथ सीरीज में भी है और ये इसके साथ पैरेलल में भी है। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया? क्योंकि C1 का C3 के साथ सीरीज का भी रिलेशन आ रहा है, सही से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और C1 और C2 के साथ पैरेलल भी हो रहा है। करेक्ट एवरीवन? यस, यही मुझे आपको विजुअलाइज करवाना था। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम पे आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर इसका आंसर पे जा सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं, अब इतना टाइम देने के बाद अब क्या देखना पड़ेगा, अब कंक्लूड करेंगे ना कि क्यों कब ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा देर के बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा, इतना टाइम रहेगा ये छोटा सा क्वेश्चन के लिए, बट फर्स्ट टाइम के लिए बड़ा बात हो गया। इसका मतलब क्या यहाँ बोल सकते हैं, C1 कंक्लूजन में इसको हटाएं, आंसर तो आ गया ना। कंक्लूजन, आज के बाद यहाँ देखिए, इफ C1 बाई C2 इक्वल टू, अगर ऊपर वाला C1 ले रहे हैं तो इसके ऊपर वाला ही लेना है, उल्टा नहीं, इक्वल टू C3 बाई C4 आता है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मेन कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है स्टूडेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। करेक्ट, एक नाम दे दिया गया है। इसका मतलब है कि इसके बीच में अगर कोई गैल्वेनोमीटर अटैच भी करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, नो डिफ्लेक्शन। करेक्ट है। और अगर ऐसा रहता है तो VD इक्वल टू VE होगा। अब तो हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करके प्रूफ कर दिए ना। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज 1 2 और 2 4 रहेगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। इन दोनों का रेशियो ऐसा भी तो हो सकता है 3 और 6 और 6 और 12, तो मुझे रेशियो से मतलब है। C1 बाई C2 का रेशियो अगर C3 बाई C4 के बराबर आता है तो इस पे ऑलवेज देन VD इक्वल टू VA, इट मीन्स चार्ज ऑन C5 must be 0. Correct? It means C5 यूजफुल या यूजलेस, यूजलेस कैपेसिटर। करेक्ट है ना। और जब यूजलेस हो जाएगा
तो उस टाइम पे मुझे सर्किट में बाकी कैपेसिटर कैसे नज़र आएगा, तो उस टाइम में सर्किट में बाकी कैपेसिटर ऐसे नज़र आएगा, C1 एंड C3 सीरीज में, करेक्ट, एंड C2 एंड C4 सीरीज में, या एट द सेम टाइप C1 एंड C2 पैरेलल में, करेक्ट ना। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू था भाई, याद है। C1 एंड C2 पैरेलल, करेक्ट, एंड C3 एंड C4, ये आप शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, बार बार आप इतना टाइम नहीं रहेगा कि इसको बराबर प्रूफ कीजिएगा, अब फास्टली आप इसको निकाल लेंगे वैल्यू को। तो इसमें अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसे सर्किट बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, होगा ना। अगर ऐसा सोचते हैं तब कैसा सर्किट बना लीजिएगा, तो सर एग्जाम में कैसे बनाएंगे, दोनों में से कोई भी बना लीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। हाँ ना, तो बोलना चाहिए भाई। अब बोलिए साहब, आज और कोई डाउट है। ठीक है, ये बहुत फेमस टाइप प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसी को इसका ओरिजिन से लेके चला। पहले ये बात पहले नहीं बताया, ये अगर पहले ही बता देते तो बहुत 2 मिनट में बन जाता, बट मुझे लगता है कि लाइफ में एटलीस्ट एक बार इसको प्रूफ करना चाहिए कि क्यों यूजलेस होता है, ठीक है ना। अब फिर ये भी प्रूफ करना चाहिए कि ये आपस में पैरेलल में कैसे क्यों नज़र आता है और सीरीज में क्यों, और कैसे देखने का पॉइंट ऑफ व्यू। इसको गायब कर दिए, बीच में कुछ नहीं, कनेक्ट भी नहीं किए, सीरीज देखना दिखाई पड़ना शुरू हो गया। इसको गायब करके कंडक्टिंग वायर से क्यों अटैच किए, कंडक्टिंग वायर से अटैच करेंगे तब भी मेरा चार्ज इस पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर Q1 है तो बिफोर कनेक्टिंग विथ कंडक्टिंग वायर Q1 है, तो आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टिंग वायर Q1 ही रहेगा। बट उस टाइम पे कनेक्ट करते ही मेरा देखने का तरीका, नज़रिया चेंज हो जाएगा। चेंज ये हो जाएगा कि अब C1 C2 पैरेलल में नज़र आने लगेगा। यहाँ पे C1 और C3 सीरीज में और C2 और C4 सीरीज में, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रहेगा वो आपस में पैरेलल में नज़र आएगा। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, वो आपस में सीरीज में आएगा, करेक्ट है। चलिए इसको हटाएं, चलिए ऐसा ही करंट में भी मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा ही करंट में भी मिलेगा। ऐसे शायद करंट वाला आप लोग जानते भी होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। टू ओम 4 ओम, 4 ओम 8 ओम, इसको कितना देते 2022 ओम, और ए और बी, इसको लिखिएगा नहीं, अभी लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। देखिए तो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस है, तो इसमें जो भी करंट इसमें आएगा उसका वैल्यू 0 रहेगा। इस एलिमेंट में करंट आ ही नहीं पाएगा, वजह डी और ई सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ये मेरा रेसिस्टर यूजलेस रेसिस्टर रहेगा, मतलब यहाँ इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है, बिना काम का पड़ा हुआ है, करेक्ट, घर में। इसको हटा देंगे, और अगर हटा दिए, इसको यहाँ से गायब कर दिए, तो ए और ए सीरीज में हो जाएगा, और ए और ए सीरीज में, और ये आपस में पैरेलल में। इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज वहाँ पे नाम दिया जाएगा। या इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, तो ए और ए पैरेलल में, ए और ए पैरेलल में, ए और पैरेलल जो रहेगा, और ए और ए पैरेलल वो आपस में सीरीज में हो जाएगा, करेक्ट। तो नहीं, तो कैपेसिटर के जैसा ही यहाँ पे सिचुएशन होगा।
हाँ क्या देते हर कैपेसिटर में? यही बात कर रहा था मैं, यही बात कर रहा था कि यही मज़ा आ जाएगा। मैं ये बोला था मुझे लगा कि आप में से कुछ लोग पढ़े हुए हैं तो मेरे बात को पकड़ लेंगे। तो स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया है, कैपेसिटर ख़त्म हो गया ना। तो ये तो बहुत कॉमन बात है, इसके बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लेकिन उसमें यहाँ पे 1 कर दिया था, नहीं याद है? और मैं बोला था कि अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो मज़ा ये आता कि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस हो जाता, बैलेंस हो जाता। तो ये मेरा काम का नहीं रहता, करेक्ट। और जब काम का नहीं रहता तो हम लोग का काम बहुत आसान हो जाता, इक्वेशन लूप में नहीं घूमना पड़ता, इक्वेशन नहीं सॉल्व करना पड़ता, डायरेक्ट ये सीरीज में और ये सीरीज में। और सीरीज वाला तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग फार्मूला डिराइव कर लिए हैं। तो सीरीज अगर पता चल जाए तो क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने का रिक्वायरमेंट है? तो सीरीज में तो ये निकल जाता 2 इंटू टी डिवाइड बाई 4 1 और 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 1, तो और 1 1 2, ये तो मुझवानी आ गया आंसर, राइट। इसको ऐड कर देते तब कितना 4, इसका भी 4 और 4 आपस में सीरीज में, तो कितना हो जाता? तो ये 4 और ये 2 प्लस 2 और ये भी 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 4 और 4 और 4 और 4 आपस में सीरीज में, देन हाउ मच 2। और उसमें भी आंसर कितना आ गया था? 2 ही तो था। तो यही मैं बोला था कि अगर ऐसा होता तो बैलेंस हो जाता। अब बैलेंस होता तो उसको हम लोग बैलेंस सर्किट हो जाता, तो मेरा बीच वाला कैपेसिटर काम का नहीं रहता। बट 1 वहाँ पे कर दिए थे तो इसलिए काम ख़राब हो गया था। चाहकर भी क्या इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ पा रहा था? नहीं आ पा रहा था। तब उस केस में ए और ए ना ही सीरीज में रहेगा और ना ए और ए ना ही पैरेलल में रहेगा। तो जहाँ पे ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में, तो कोई उपाय है क्या? कोई आपके पास फार्मूला है? मेरे पास तो नहीं है। कोई है तो मुझे बता दीजिए, इतना तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो जहाँ पे सीरीज और पैरेलल में नहीं नज़र आता है तो वहाँ पे आपके पास एक ही तो ब्रह्मास्त्र बचा है, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, करेक्ट। भाई आप लोग इतने सारे डिफरेंट स्कूल हैं, कुछ तो पढ़ाया जाता होगा कैपेसिटर, या बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा कुछ तो बताते होंगे कि हाँ नहीं रहेगा तो पैरेलल सीरीज तो क्या करना है, या सिर्फ पैरेलल सीरीज का पढ़ाते हुए आगे बढ़ा गया। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग का थोड़ा सा लाइफ और भी आसान करते हैं। मतलब हम लोग अब किस खोज में निकल गए हैं कि सर इक्वेशन कम से कम सॉल्व करना पड़े, नहीं, और जल्दी से मेरा रिजल्ट आ जाए, करेक्ट। ये सीरीज ऑफ पैरेलल में तो यही काम होता है ना कि सीरीज ऑफ पैरेलल का आपको स्टैंडर्ड पता है। अगर आपको सीरीज ऑफ पैरेलल दिख जाए तो उससे आपको क्या सुविधा होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज ऑफ पैरेलल से आपको, हम लोग का फ़ायदा यही हो रहा है ना कि नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने से बच जाते हैं, आंसर जल्दी से आ जाता है। इज इट राइट? यस, 1 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे 1 माइक्रोफैराडे, करेक्ट एवरीवन? क्या, और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ है वैल्यू 4 माइक्रोफैराडे, लेट अस सपोज, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा नज़र आ रहा है
क्या दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। अब ऐसा मत करिएगा कि सर बैलेंस है, नहीं, कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर C1/C2 इक्वल टू C4/C3 कर दीजिए। उल्टा नहीं करना रहता है, यहाँ पे ऊपर वाला तो यहाँ भी ऊपर वाला, राइट। C1/C2 इक्वल टू क्या यहाँ पे C3/C4 है सर, C1/C2 नॉट इक्वल टू C3/C4, करेक्ट। लेकिन फिर भी इसमें एक चीज़ का सिमेट्रिसिटी है, बोलिए क्यों, क्या? इस कैपेसिटर के अलॉन्ग डायगोनल सिमेट्रिसिटी, राइट। हाँ या ना? इसके यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, हाँ करेक्ट सर, इस चीज़ का सिमेट्रिसिटी है। तो अब इसमें मैं प्रूफ कर, आप देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या है। अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो फिर से वही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और तब जाकर लास्ट में रिजल्ट और कंक्लूजन, आधा क्लास उसमें चला जाएगा। तो मेरे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर लीजिए और ऐसे भी लॉजिक लगाइए। यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज देते हैं और यहाँ पर Q आया है, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलिए तो? यस। तो भाई अगर यही कैपिटल Q यहाँ देते तो किस पे कितना आता? तो यहाँ पे चूंकि इसके अबाउट सिमेट्रिकल है सारा सिचुएशन, इसके अबाउट अगर इस सर्किट के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो सेम सिचुएशन यहाँ पे नजर आएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल Q देते तो यहाँ पे क्या आता? Q, और यहाँ पे Q माइनस Q, एग्री ना? जिस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये है 1 और 2 और ये है 1 और 2, तो यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे अगर माइनस Q देते हैं तो स्मॉल q कहाँ पे नजर आएगा? मुझे लगता है स्मॉल q यहाँ नजर आना चाहिए, माइनस q, एग्री? यस, सिमेट्रिकल है। अगर डायगोनल सिमेट्रिसिटी रहेगा तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे 1 माइक्रो सेम कैपेसिटेंस पे सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड दिखेगा। तो सर इसको प्रूफ करके दिखाई। तो प्रूफ करने का तरीका क्या रहेगा कि यहाँ पे Q1 मानूंगा, फिर यहाँ पे Q2 मानूंगा, फिर यहाँ पे ये मानूंगा, और लास्ट में यही आ जाएगा। यहाँ का चार्ज सेम हो जाएगा और यहाँ का चार्ज सेम हो जाएगा। तो मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितना रहेगा? Q माइनस Q, और यहाँ पे Q तो यहाँ पे माइनस Q, तो इस पे कितना आएगा? जल्दी से बोलिए। सही है ना? तो माइनस Q प्लस TQ, हाँ सही है। तो सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? इस सिमेट्रिकल यूज करने का, उससे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते। फ़ायदा हुआ है, आपको एक ही अननोन रहा, राइट? एक ही लूप में घूमने से काम चल जाएगा, करेक्ट ना? आधा वर्क रिड्यूस हो गया। अदरवाइज अगर दो लूप है तो 2 अननोन डेवलप होता। यहाँ पे अगर सिमेट्रिसिटी का, अगर सिमेट्रिकल एलोंग द डायगोनल सिमेट्रिसिटी का अगर यूज करेंगे तो हम लोग का वर्क, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन सॉल्व करने का सिर्फ एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। 1 अननोन, हम लोग का कोशिश है मिनिमम से मिनिमम अननोन लाने का। करेक्ट है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ूंगा। अब इसमें घूम जाएंगे, C से C पे आ जाएंगे, तो C D E F, तो VC माइनस VC इक्वल टू, इस पर HC बराबर में बहुत सारा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है? VC माइनस VC इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो 0, इज इट राइट? यस। तो VC माइनस VD अब प्लस VD माइनस VE अब प्लस VE माइनस VF, और F पे पहुंचने का मतलब C पे पहुंच गए। VC माइनस VD मतलब कितना? Q/1। अब VD माइनस VE का मतलब, डू इट फास्ट, माइनस Q माइनस 2Q। एक बार देखते रहिएगा स्टूडेंट, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई 4, अब प्लस VE माइनस VD, हाउ मच?
हो गया ना, देख तो सही है। तो 4q1 अब माइनस कैपिटल Q प्लस 2q अब माइनस 2q अब प्लस 2q इक्वल टू 0। सॉरी क्यू ना स्टूडेंट, यस। कितना हो जाएगा एवरीवन? तो 4q 2q 2q 8q अब माइनस 3 कैपिटल Q। देखिए तो सही है मेरा इक्वेशन। तो Q इक्वल टू कितना हो गया? 8/3q। इज इट राइट? यस। तो मुझे हम लोग को अभी भी सर्किट में तो घूमना ही पड़ेगा, लेकिन सर्किट में घूमने का हम लोग का इसका यूज़ किए हैं तो बहुत रिड्यूस हो गया। अब देखिए इसका लास्ट में स्टैंडर्ड अगर चाहिएगा तो मैं फार्मूला भी मेरा डिराइव किया हुआ है नोटबुक में, बट वो फार्मूला याद भी रखिएगा तो लास्ट में लोग भूल जाते हैं। जितना एफर्ट फार्मूला को याद करने में लगाइएगा उससे कम टाइम में आप बना के बैठ जाइएगा। ऐसे इसका मैं स्टैंडर्ड C1 C2 C3 C4 और C5 के लिए अगर अलॉन्ग द डायगोनल सिमेट्रिसिटी है तो उसके लिए मैं रेडीमेड बनाकर फार्मूला ही डेवलप कर दिया था। तो कितना हो जाएगा? अब CAB इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q बाई VA माइनस VB और Q बाई VA माइनस VB। तो VA माइनस VB के लिए क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VD। तो A से D के बीच में पोटेंशियल, मैं ऐसे जा रहा हूं तो A से D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो A का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल सेम है, राइट? अब प्लस VD माइनस VB, क्या आप इसका पोटेंशियल लिख पाएंगे? Q बाय, बोलिए एवरीवन, कितना सर? Q बाई C1, राइट? और C1 का वैल्यू है कितना? 1 ना, यस। और Q माइनस Q बाई व्हाट? C3 2। यही तो आंसर होगा। और स्मॉल q का वैल्यू आप पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। बस हम लोग को तो Q निकालना था ना, ये यहाँ पे उल्टा हो गया स्टूडेंट। स्मॉल q इक्वल टू 3q बाई 8, यस। वहाँ पुट कीजिए। आप लोग मेरा वेट करते रहते हैं क्या कैलकुलेशन का? मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का करते रहता हूँ। स्मॉल q के बदले कितना लिखे हैं? 3q बाई 8। थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है? 3q बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, 16 बाई 11। एक बार सब लोग चेक कर लीजिए तो यही आता है क्या? ठीक है। इसका मतलब आज हम लोग दो चीज़ सीखे। पहला क्या? इसका मतलब दो चीज़ अगर इस टाइप का मिक्स रहेगा तो दो चीज़ खोजेंगे, या तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा नज़र आता है या नहीं आता है। पहला चीज़ तो ये देखेंगे, करेक्ट है एवरीवन? और दूसरा चीज़ देखेंगे डायगोनल सिमेट्रिसिटी। और दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा तब तो आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके सॉल्व करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में आइसोलेटेड का मतलब ए प्लेट का चार्ज 0, ये करने से हम लोग को अननोन वेरिएबल कम आता है, जो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये अगर चीज़ नहीं देखेंगे, अब देखिए इसमें बहुत सारा और भी हायर क्लासेज में और भी रूल है,
बट मुझे एज ए टीचर वहाँ तक नहीं जाना है कि जो चीज़ें अभी यहाँ तक हम लोग का सिलेबस का पार्ट है वहाँ तक ही, इसमें आप आगे तो बहुत कुछ है और ऑब्वियसली कैपेसिटर में बहुत बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे, बट अभी मैं कैपेसिटर में जो कर रहा हूँ एकदम सीक्वेंस बाई पहले 1 by 1 सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहा हूँ ताकि पजल नहीं हो। यहाँ तक हो गया? चलिए अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे मैं नेक्स्ट क्लास में एच बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब बहुत आसान बच्चा टाइप उसको मैं सॉल्व करूँगा। बट एवरीवन थोड़ा बहुत तो आप लोग, मैं अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाया हूँ, बट इस बिलीफ के साथ कि थोड़ा बहुत तो आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे। ओके, क्या पढ़े हैं ओम्स लॉ में? बोलिए तो, ऐसे बोलिएगा सिर्फ। यस, भी वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। और अक्रॉस द रेसिस्टर जिस तरफ से करंट का फ्लो रहता है वो हायर पोटेंशियल, और जिस तरफ जाएगा वो लोअर पोटेंशियल होना भी चाहिए। करंट का फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ओम्स लॉ शायद ये है, वी ए माइनस वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करेक्ट। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर, यही ना, जहाँ पे आर क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ए जो आर है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कौन सा फैक्टर, किस क्वालिटी, किस का मटेरियल बना हुआ है, सब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा बात करेंगे। बट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है, इतना तो आप जानते हैं ना। ओके, पहला कॉन्सेप्ट, एक्चुअली मैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा, करंट इक्वल टू, एक फार्मूला तो ये भी जानते होंगे, डी क्यू बाई डी टी, करेक्ट। यस, तो ये इसको क्या पढ़िएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे अगर इफ जहाँ का क्यू पे आप नज़र गड़ाए हुए हैं, कहीं पे तो आप देख रहे होंगे कॉन्सेंट्रेट होकर, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, राइट। करंट है, तो यहाँ पे इफ Q इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, अगर यहाँ पे Q इंक्रीजिंग विथ टाइम है तो उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे Q डिक्रीज कर रहा है, इफ चार्ज इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तब तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये तो निगेटिव नज़र आएगा। इज इट राइट? बोलते रहिए भाई, अगर Q आपका टाइम के साथ घटते रहेगा तो डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? ऑब्वियसली सर स्लोप निगेटिव रहेगा, करेक्ट। तो वहाँ पे Q के लिए क्या लिखिएगा, तो उस वहाँ पे I के लिए क्या डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे या माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखना चाहिए? जस्ट मेरा एक डाउट है, क्योंकि हम लोग जो करंट लिखते हैं वो करंट मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, राइट। अब मेरे माइंड में जनरली चलता है मैग्नीट्यूड नेवर बी निगेटिव। आप लोग समझ रहे हैं मेरा समस्या क्या है? I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई एग्री, बट अगर जहाँ पे Q टाइम के साथ कम होगा तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, तो फॉर मेक इट पॉजिटिव वहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी कर लेंगे। इज इट राइट? जहाँ पे Q, अगर Q डिक्रीजिंग विथ टाइम, सब लोग को समझ में आ रहा है ये बात?
क्यों माइनस लगा दिए? क्योंकि सर करंट ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रखना है, करंट को ऑलवेज हम लोग -2 एम्पियर ऐसे साइन दिखाने के लिए माइनस साइन बोलते हैं, ये दूसरी बात है, बट जनरली करंट जब भी बोलते हैं 2 एम्पियर 3 एम्पियर उसको मैग्नीट्यूड दिमाग में चलता है। और यहाँ ये कहाँ पे, इफ क्यू इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये दोनों लिखे दो कहीं पे, हम मुझे रिक्वायरमेंट होगा। हो गया ना एवरीवन? और अब हेडिंग बनाइएगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वेरी सिंपल आरसी सर्किट, बिल्कुल बोर्ड टाइप, बट बनाने का तरीका सीखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप करने का टाइम पे आसान ही रहता है। इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस बार कैपेसिटर, आप पिछले साल का देखिएगा कैपेसिटर का प्लेलिस्ट तो अलग तरीके से पढ़ाया हुआ है, बट इस बार मैं आपको फील करा रहा हूँ, देखिए बोर्ड टाइप से कैसे पढ़ा कर, और फिर मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कैसे एंट्रेंस लेवल का। अदरवाइज मेरा तरीका था कि ठीक है एक चीज़ चल रहा है तो उसके बाद उसमें टफ प्रॉब्लम करते हुए आगे बढ़ें, बट अभी इस बार मैं क्या कैपेसिटर में क्या कर रहा हूँ कि पहले जो मेरा थ्योरी है, बेसिक थ्योरी बोर्ड का, उसको पहले मैं फिनिश कर रहा हूँ, करेक्ट ना? आरसी सर्किट क्यों बोला गया है? हाँ, रेसिस्टर और कैपेसिटर रहेगा, इसलिए इसको आरसी सर्किट बोल दिया गया। ये है रेसिस्टर और ये है कैपेसिटर, और यहाँ पे एक स्विच लगाए हुए हैं। लिखना है इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। इसका मतलब है t = 0 पे चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या रहेगा? इज 0। ये मेरा इंफॉर्मेशन है। नाउ अच्छा स्टूडेंट ये बताइए, आप लोग ये बोले कि सर VA - VB = IR बोले थे ना, यहाँ पे क्या बोले थे? IR, करेक्ट? तो अगर रेसिस्टर के अक्रॉस अगर करंट 0 कर दें तो इसका पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, एग्री? इफ रेसिस्टर के अक्रॉस अगर करंट का फ्लो 0 हो जाए, करंट फ्लो ही नहीं करे, तब A और A जस्ट कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, इक्वी पोटेंशियल ही नजर आएगा, करेक्ट? नाउ एट t = 0, ये बोर्ड प्योरली बोर्ड का है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरीवन, ये HC वर्मा में करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया हुआ है, कोई HC वर्मा फॉलो करते होंगे तो, बट HC वर्मा में जितना भी प्रॉब्लम है मैं कैपेसिटर में ही, इस कॉन्सेप्ट पे जितना भी प्रॉब्लम है मैं कैपेसिटर में ही सॉल्व करूँगा, क्योंकि एक्चुअली इसको मैं कैपेसिटर का पार्ट मानकर पढ़ा रहा हूँ, बट ये उन्होंने उसको दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और मोस्ट लाइकली शायद 75 से लेकर 85 के बीच में प्रॉब्लम है उसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 75 से, आज तो मैं लाया नहीं सेकंड वॉल्यूम HCV का, तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो नाउ एट t = 0 स्विच इज क्लोज्ड। तो अब बताइए, ये है मेरा बैटरी, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं इसका मतलब है कि अब यहाँ पे
इसका इनिशियली इसका पोटेंशियल जीरो था, क्योंकि इस पर चार्ज, इन दोनों कंडक्टर पे चार्ज था ही नहीं। और किसी कंडक्टर पे अगर चार्ज नहीं दिए हुए, चार्ज जीरो है, तो कंडक्टर जस्ट लाइक ग्राउंड नजर आएगा, जीरो पोटेंशियल, करेक्ट। बट जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो अब इसका पोटेंशियल इक्वल होना चाहेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, ये यहाँ से बैटरी चार्ज का सप्लाई करेगा। बट चार्ज कहाँ से लेगा और कहाँ देगा एवरीवन? बैटरी खुद के पास से चार्ज का सप्लाई नहीं करता है, तो कहाँ से चार्ज को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ से लेग एक्सट्रैक्ट करेगा और कहाँ पे डोनेट करेगा? तो सर इस प्लेट से लेगा और इस प्लेट पे देगा, करेक्ट। इसका मतलब करंट का फ्लो ऐसे दिखेगा, एग्री ना? इसका मतलब तो सर करंट का फ्लो कैसे दिखेगा, यहाँ तो वैक्यूम है, तो भाई जितना देर तक कैपेसिटर चार्ज होते रहेगा, और कैपेसिटर चार्ज हो कितना देर तक होते रहेगा, तो आपका जितना देर में आप प्लग को झपका सकते हैं, नैनो सेकंड में कहानी ख़त्म हो जाता है। स्विच को ऑन करना और कैपेसिटर का फुली चार्ज होना एक साथ हो जाएगा। बट उतना देर के लिए हम लोग को पढ़ना है, उतना देर में इसमें करंट जो फ्लो हुआ उसमें चार्ज का वेरिएशन इस पर कैसे रहेगा और इसमें करंट का वेरिएशन कैसे रहेगा, तो उतना टाइम के लिए ही चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट या ट्रांजिट स्टेट। दो स्टेट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखिएगा तो दो स्टेट है। कौन सा स्टेट एवरीवन? एक स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि Q कांस्टेंट हो गया कैपेसिटर पे, ठीक है ना। और जिस एलिमेंट में कैपेसिटर है उसमें करंट का फ्लो नजर नहीं आएगा। और ट्रांजिट स्टेट का मतलब अभी Q क्या है, कांस्टेंट नहीं है, Q टाइम के साथ वेरी कर रहा है, करेक्ट। मतलब अभी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा स्टेट बोलेंगे, स्टेडी स्टेट या ट्रांजिट स्टेट? ट्रांजिट स्टेट। इसका मतलब है एक हुआ स्टेडी स्टेट जिसमें चार्ज कांस्टेंट हो गया। अब जिस एलिमेंट में कैपेसिटर है उसमें हम लोग का कैपेसिटर पे चार्ज वेरिएबल नहीं नजर आएगा, जितना चार्ज होना था हो गया। तो कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो टाइप का प्रॉब्लम हम लोग को मिलते रहता है। वन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेडी स्टेट टाइप का और अदर प्रॉब्लम ट्रांजिट स्टेट का। सब पे सफिशिएंट प्रॉब्लम करवाऊंगा, वेट फॉर राइट टाइम। बट अभी मैं मान रहा हूँ कि इसमें अभी कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ है और यहाँ से चार्ज आ रहा है, यहाँ से बैटरी पॉजिटिव चार्ज लेकर यहाँ पे दे रहा है, इस प्लेट पे दे रहा है। तो एक हम लोग बीच का टाइम लेते हैं कि यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज ले लिया और इस पर Q दे दिया। तो अगर यहाँ से Q लिया, इस पर Q दे दिया, इसके थ्रू, बैटरी के थ्रू, ये काम बैटरी कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं, तो नहीं लेता कि यहाँ पे -Q हो जाएगा, पहले से तो इस पर जीरो था, यस। और यहाँ पे करंट का फ्लो होते हुए नजर आएगा, इज इट राइट, करेक्ट है एवरीवन? और ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ से चार्ज जा रहा है, ये चार्ज कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई एक काम कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे दे रहा है। और तब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर पूछा जाएगा फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और सबका ग्राफ भी, फाइंड आउट द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर पूछा जाएगा हाउ मच वर्क डन बाय दिस बैटरी, फिर पूछा जाएगा हाउ मच हीट रीच अक्रॉस दिस रेसिस्टर, करेक्ट। इसी को फिर बार बार कॉम्प्लिकेटेड करवाए, टफ थोड़ा बनाया जाएगा अलग अलग काम करके, ठीक है। तो यहाँ से चला जाए, तो यहाँ देखिए A B C एंड D। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का इसमें एक ही तो लूप है, तो क्या हम लोग A से जाकर अगर A पे वापस आ जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जीरो। सॉल्व करने का तरीका, ये सब्जेक्टिव एग्जाम तो आएगा नहीं इस पर क्वेश्चन, चूँकि सेकंड टर्म में नहीं है, पर इस पर टफ प्रॉब्लम जो बनेगा तो उसमें सॉल्व करने का तरीका देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। VA माइनस VA इक्वल टू क्या लिखिएगा एवरीवन, ज़ीरो। अब VA माइनस VA के लिए क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC
अब प्लस वी सी माइनस वी डी इक्वल टू 0। और डी पे पहुंचने का मतलब कहाँ पहुंच गए सर? डी पे पहुंचने का मतलब है कि ए पे पहुंच गए। करेक्ट ना एवरीवन? बाकी लोग रिप्लाई ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोग को। ओके, क्या इसको क्यू बाई सी लिखें, वी ए माइनस वी बी, और इसके बीच में ओम्स लॉ से क्या आई आर लिख दें? ए हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल। अब वी सी माइनस वी डी के लिए क्या माइनस ई लिखें, प्लस ई लिखें या माइनस ई लिखें? बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल, तो वी डी माइनस वी सी क्या लिखते हैं? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं? वी डी माइनस वी सी सर प्लस ई लिखते हैं। करेक्ट? दिस माइनस दिस इक्वल टू ई, तो दिस माइनस दी कितना, ई या माइनस ई? आप देखिए भाई, सब लोग अपने आप को समझा लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे बस इस डेरिवेशन में इससे पीछा छूट जाएगा, तो यह स्टार्टिंग हो रहा है, इस टाइप से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। सो प्लीज अपने आप को समझा कर यहाँ मेरे साथ चलिए। ये सबसे आसान है, इस टाइप में सबसे आसान एग्जाम्पल लिया हूँ, सबसे ईजिएस्ट वन। मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे जो प्रॉब्लम आएगा इससे टफ रहेगा, इससे आसान नहीं रहेगा। ये तो सबसे आसान है। इसमें एक कैपेसिटर एक रेसिस्टर है, सिंपलेस्ट से सिंपल, इसलिए मैं लिखा सिंपल आरसी सर्किट। करेक्ट? माइनस ई इक्वल टू 0। क्यू बाई सी स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए, मैं करंट को डिफाइन करने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस करंट को क्यू के टर्म में लिखने के लिए, इसके टर्म में, तो सर इसके टर्म में क्यों लिखना चाहते हैं? तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए लिखना चाहते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे मेरे पास दो अननोन आ गया, आई और क्यू, तो और इक्वेशन एक ही बना है। क्या सॉल्व हो पाएगा मुझसे? आपसे भी नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे क्यू को, आई को भी अगर हम लोग इस तरीके से कुछ इक्वेशन को डेवलप किया जाए, तो मैं इस प्लेट पे फोकस कर रहा हूँ, और इस प्लेट के रेस्पेक्ट में, तो सर इस प्लेट के रेस्पेक्ट में अगर डिफाइन करेंगे तो करंट का वैल्यू सेम डिफरेंट आएगा? नहीं, बिल्कुल डिटो सेम आएगा। बट इस प्लेट के रेस्पेक्ट में देखिए, तो यहाँ पे इस प्लेट पे टाइम के साथ चार्ज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। दैट्स वाई क्या यहाँ पे हम लोग I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं? इस प्लेट का नाम मैं देता हूँ, कोई एक नाम देते हैं, फर्स्ट प्लेट M या प्लेट G और प्लेट H। प्लेट G के रेस्पेक्ट में अगर देखना हो करंट का वैल्यू, तो डी क्यू बाई डी टी। सही है ना? माइनस लगाने का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? नहीं है। एक किसके रेस्पेक्ट में देख लिया? विथ रेस्पेक्ट टू G, राइट? बहुत छोटा चीज़ है लेकिन मेरे लिए कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा, प्लेट H के रेस्पेक्ट में लिखते तो क्या करंट का वैल्यू अलग आता? तब प्लेट H के रेस्पेक्ट में लिखते तो आगे माइनस लगाकर माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखते जी, राइट? एग्री ना? क्योंकि प्लेट H पे चार्ज टाइम के साथ कम हो रहा है, इसलिए उस पर निगेटिव लगाएंगे। और ये माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों है ना, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा, तो डिफरेंट नज़र आएगा या सेम ही नज़र आएगा? सेम नज़र आएगा। एग्री? चलिए स्टूडेंट, तो क्या यहाँ पे ए लिखा जाए? क्यू बाई सी अब प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर अब माइनस ई इक्वल टू 0। तो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी। इज इट राइट? यहाँ तक लिख सकते हैं ऐसे, और डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई आर सी डी टी।
यहाँ तक सही है? यस। बोलिए कहाँ से कहाँ तक? सर 0 से t, करेक्ट। और यहाँ पे क्या लिखे? 1 मिनट रुकिए। 0 से स्मॉल q, एग्री, बट इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम कैपेसिटर बिल्कुल ऐसा कैपेसिटर ही मिलेगा जिसमें पहले से बिल्कुल चार्ज 0 हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपेसिटर, मेरे पास एक बाल्टी है, उसमें आधा बाल्टी पानी भरा हुआ है, अब भरना है, तो Q1 से Q भी तो हो सकता है। मेरे इस एग्जाम्पल में मैंने पहले मेंशन कर दिया, जो बोर्ड टाइप था कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, बट समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि इनिशियली देयर इज ए चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इज इट राइट? तब उस टाइम पे लिमिट क्या रहेगा? Q1 से Q, इज इट राइट? 0 से Q। और इसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं? अब तो सब आप लोग इंटीग्रेशन का मास्टर हो गए हैं। क्या होगा इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होगा भाई ln -1, करेक्ट। 0 से Q और वहाँ पे T/RC, करेक्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ बस यहाँ तक आएंगे, बट उससे पहले ही एक चीज़ और देखना चाह रहे थे। शायद आप लोग इसको गौर नहीं किए होंगे, बट मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे गौर कर लिया, क्योंकि आपके सिलेबस में तो ये भी तो था, यूनिट एंड डायमेंशन। इसको गौर किए, ये क्या है? जल्दी से बोलते रहिएगा। चार्ज। तो यूनिट एंड डायमेंशन का ये रूल है कि चार्ज में से चार्ज को ही प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, राइट? इसका तो ये, इसका यूनिट अगर चार्ज है तो इसका यूनिट, ये दोनों को मिलाकर भी यूनिट चार्ज ही रहेगा, और ऊपर में भी चार्ज है तो चार्ज बाय चार्ज का यूनिट, मतलब एक क्वांटिटी यूनिटलेस, इज इट राइट? इसका मतलब दिस क्वांटिटी शुड ऑल्सो बी यूनिटलेस। अगर लेफ्ट हैंड साइड में यूनिटलेस है तो यूनिटलेस के बराबर यूनिटलेस ही होगा, लॉजिक हो गया। मतलब इसका यूनिट अगर टाइम है तो आरसी का यूनिट भी टाइम ही रहेगा, करेक्ट। कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट द यूनिट ऑफ आरसी, तो सर इट इज द यूनिट आरसी हैविंग द यूनिट ऑफ टाइम। और इसी को कैपेसिटर में, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, इस सर्किट में आरसी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोल देंगे? टाइम कांस्टेंट आगे चलकर, ठीक है। एनीवे, लिमिट पुट कीजिए फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा? ln EC माइनस Q, पहले अपर लिमिट, अब बाद में क्या इस -1 को यहाँ पुट कर दें एवरीवन? तो ये हो जाएगा, इसको, इस -1 को यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln EC इक्वल टू -T/RC, ln EC माइनस Q/EC इक्वल टू -T/RC। ln का मतलब बेस ई ना, EC माइनस Q/EC इक्वल टू e⁻ -T/RC, इज इट राइट? तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बताइए तो। देखिए तो सॉल्व करके कितना आएगा? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी को उस तरफ भेज दिया, इतना ही आएगा। एक क्या मिल गया हम लोग को? ए मिल गया चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इज इट राइट? चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
अब इसमें बहुत कुछ मुझे बोलना है, तो वो सारी बातें नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मतलब मैं नेक्स्ट क्लास यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। डेरिवेशन सबको यहाँ तक समझ में आ गया है एवरीवन? ठीक है, ठीक है। आज केमिस्ट्री में 1 मिनट खाली मैं वीडियो को ऑफ करूँगा।